हेलो फ्रेंड्स, IQ मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का पिछले वीडियो में जो भी हम लोग एग्जांपल देखे थे उसके आगे जो थ्योरी है रिलेशन में उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग दीजिए आप लोग इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सपोज आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आर जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पर, तो सेट ए पर, एंड ए बिलोंग्स टू ए, और ये भी मान रहे हैं कि ए जो है वो ए में है, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए of an element A is written as this या this चलिए ये दो ही प्रकार से लिखते हैं। देखिए, दिस एंड दिस एंड डिफाइंड एज, पहले लिख लीजिए इसके बाद समझाते हैं। एंड डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स in A which is related to A, that is equivalence class of A में अगर x है तो सच दैट x जो होगा वो रिलेटेड होगा इस। चलिए लिखिए इसको, इसके बाद समझते हैं इसको। चलिए देखिए, एग्जांपल लेते हैं। एक समुच्चय ले रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 अवयव लिए। अब इस समुच्चय पर एक हम इक्विवेलेंस रिलेशन ले रहे हैं, समझिएगा। इस समुच्चय पर एक हम इक्विवेलेंस रिलेशन ले रहे हैं, समझिएगा। एक रिलेशन ले रहे हैं जो कि इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो देखिए, इसमें हम ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 4 और 4 3। देखिए तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? अब समझिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 चीज देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इस रिलेशन को। देखिए, रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है कि ए में जितना अवयव रहेगा उसका जोड़ा रहना चाहिए, इसमें सेम जोड़ा। देखिए, अगर 1 है तो 1 1 रहना चाहिए, 2 है तो 2 2 रहना चाहिए, 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4, जो कि है। रिफ्लेक्सिव हो गया। साइमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए देखना पड़ता है। अगर 2 1 2 है तो 2 1 भी अगर मिल जाएगा इसमें तो साइमेट्रिक हो जाएगा। देखिए, है 1 2 है तो 2 1 है, 3 4 है तो 4 3 भी है, इसका मतलब साइमेट्रिक भी है। इधर तो हम नहीं बोले मिलाने, क्योंकि ए बी है तो बी ए, इसी को भी आप बोल सकते हैं पलट के।
अब ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव का क्या कंडीशन है कि अगर ए बी है तो सॉरी ए बी है और बी सी है तब ए सी देखते हैं, ये ना। तो यहाँ देखिए ए बी है, अगर हम इसको ए और बी मान लेते हैं तो ये ए बी है, बी सी है तो ए सी, देखिए 1 1 है। यहाँ आइए, ए बी है, बी सी है तो ए सी है, देखिए है ना। इसका मतलब ये क्या है, तो ट्रांजिटिव भी है। तो ओवरऑल ये पता चला कि ये जो रिलेशन आर है ये क्या हुआ, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये रिलेशन कैसा है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो समझिए अब यहाँ पे आते हैं, देखिए हम क्या लिखे हैं, पहले यहाँ छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, अभी यहाँ पे आते हैं। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। अब यहाँ समझिएगा हम क्या लिखे हैं, अब यहाँ क्या लिखे हैं उसको समझते हैं। देखिए सपोज, सपोज मतलब सपोज किए या माने, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। सपोज माना कि ये जो आर है ना, ये आर जो है ये आपका बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, मतलब ये जो रिलेशन हम आर लिए हैं, आर नाम का रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पर, तो ए पर, ठीक है। एंड ए बिलोंग्स टू ए, ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ए अवयव है ना ये ए में है। देन तब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए, तब हम इस ए के इक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे लिखते हैं, इट इज रिटन एज, मतलब कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से या इस तरह से, है ना। तो इस ए अवयव का इक्विवेलेंस क्लास को ये दोनों में से किसी से आप लिख सकते हैं। एंड इसका जो मान मिलेगा, इसका मान कैसे, मतलब ये जो परिभाषित होता है वो कैसे होता है, एंड डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन ए विच इज रिलेटेड टू ए, मतलब इक्विवेलेंस क्लास में इस ए का, समुच्चय ए का वैसा सब अवयव लेना है जो इससे रिलेटेड हो, जिसका आप इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं उससे रिलेटेड हो। एग्जांपल से समझिएगा, जिसको आप अर्थात में ये भी बोल सकते हैं। अर्थात में देखिए क्या लिखे हैं कि अगर आप ए का इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, और इसमें वैसा सब एलिमेंट लेना है जो इस ए से रिलेटेड हो, मतलब अगर x इसमें है तो इसका मतलब x जो होगा वो ए से रिलेटेड हो। एग्जांपल से समझिएगा, इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट का निकलता है ना, और ये तभी निकलेगा जब आपका रिलेशन जो दिया गया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा तभी वो इक्विवेलेंस क्लास आप निकाल सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे लिए हैं एक समुच्चय ले लिए, इसके बाद इसी समुच्चय पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपसे बोले कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास लिखिए, तो समझिएगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमको ये देखना है कि ये जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, 1 का इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीका ये है। अब हमको इसमें ये देखना है कि ये जो आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमको इसमें ये देखना है कि इस 1 से कौन कौन एलिमेंट रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे देखिए 1, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो सॉरी 1 1 आर में है ना, है ना, 1 1 आर में, इसका मतलब इसको क्या लिखते हैं, तो 1 रिलेटेड टू 1 लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब 1 से 1 रिलेटेड है, तो इसके क्लास में 1 भी आएगा। और देखिए 1 से कौन कौन रिलेटेड है, 1 से 2 भी रिलेटेड है, 2 भी आएगा। और इसके बाद देखिए और कुछ है, नहीं है, तो ये 2 गो एलिमेंट आया, ठीक है। अगर हम बोले कि 2 का इक्विवेलेंस क्लास लिखिए, 2 का, 2 से देखना है हमको, इसमें क्या देखना है, तो ये जो आपका रिलेशन है, इस रिलेशन में 2 से कौन कौन रिलेटेड है। तो देखिए 2 से कौन कौन रिलेटेड, 2 से 2 भी है, 2 से 1 भी है, 2 से 2 भी है, 2 से 1 भी है, तो इसमें भी आ जाएगा 1 और 2, नहीं, ठीक है। 3 का निकालिए, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास, 3 का, तो 3 से हमको देखना कि कौन कौन रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड, तो 3 से रिलेटेड 3 भी है, और 3 से रिलेटेड देखिए 4 भी है, नहीं, तो 3 4 आ गया। और कुछ है, नहीं है।
इसके बाद 4 का निकालिए तो 4 का देखिए 4 से कौन कौन रिलेटेड है, ये इस इक्विवेलेंस क्लास सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन में, इस रिलेशन में 4 से कौन कौन संबंधित है। तो देखिए 4 से जो है वो 3 भी संबंधित है, 4 से 4 भी संबंधित है, तो 4 से 3 भी संबंधित है, 4 से संबंधित 4 भी संबंधित है ना। क्लियर है? इक्विवेलेंस क्लास समझ में आया है? जिसको नहीं समझ में आता है वो कमेंट किया कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो और हम प्रयास करेंगे समझाने का। और ऑफलाइन वाला को जिसको दिक्कत हो रहा है तो वो लोग लिख लीजिए, इसके बाद जैसे एग्जाम खत्म होगा छठ पूजा के बाद यहाँ आइएगा तो उसको एक बार रिवाइज करवा देंगे। परेशान नहीं होना है, सिर्फ लिखा हुआ रहना चाहिए, इतना लिख लीजिएगा, बाकी समझा देंगे हम। इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ गया होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास जब हम लिखते हैं तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए ये ध्यान में रहना चाहिए, रिलेशन जो होना चाहिए वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी हम इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझने वाला बात है, देखिए तो यहाँ पे कोई भी ऐसे इमेजिन कीजिए कि क्या आपको लगता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो उसमें एक भी अवयव नहीं आएगा। हम क्या बोले समझिएगा, क्या ये संभव है कि एक किसी भी अवयव का आप इक्विवेलेंस क्लास लिखिए और वैसा कभी होगा जिसमें एक भी अवयव नहीं मिलेगा? नहीं समझे? जैसे हम देखिए अगर आपसे बोले, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ था तो हम लिखे, अगर जैसे हम बोले कि कोई भी एलिमेंट जैसे समुच्चय ए का ये अवयव है, इसका इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका जो इक्विवेलेंस क्लास लेंगे उसमें एक भी अवयव नहीं आएगा? लगता है इसमें आएगा? ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये क्यों आएगा, इसमें एगो ना एगो जरूर रहेगा। देखिए इसमें कुछ रहे या ना रहे ए जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि समझिएगा इक्विवेलेंस क्लास आप किसका निकालते हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव तो होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो इसका मतलब अगर ए में ए है, सॉरी समुच्चय ए में अगर ए है तो वो ए का जोड़ा तो रहना चाहिए। इसका मतलब इधर कुछ रहे या ना रहे ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। इसका मतलब जैसे यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 है, इस चारों का तो जोड़ा रहना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए अगर आप इसका इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं, इसके किसी भी एलिमेंट का अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं, कुछ इधर रहे या ना रहे ए तो रहेगा, इसमें रहेगा। जब ए रहेगा तो इसका मतलब ए रिलेटेड रहेगा ए से, इसका मतलब ये तो आइवेल करेगा इसमें नहीं। तो ये ध्यान में रखना है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आप इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं तो वो कभी खाली नहीं होता है, मतलब इम्पिटीज नहीं मिलता। इम्पिटी खाली मतलब इसमें एक बिना एक अवयव रहेगा नहीं, तो रिमार्क ध्यान में रखना है कि कोई भी इक्विवेलेंस क्लास वो खाली नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें रहेगा नहीं। इसके बाद दूसरा, और इसमें कुछ ना कुछ रहेगा तो कौन रहेगा? देखिए आप किसी समुच्चय ए के किसी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं, ठीक है, तो आपको तो इतना पता है कि कुछ ना कुछ इसमें रहेगा, मतलब इतना तो फिक्स है कि खाली नहीं रहेगा। अब कौन रहेगा? तो कुछ रहे या ना रहे जिसका आप क्लास लिख रहे हैं वो तो रहबे करेगा ना। कुछ रहे या ना रहे इतना फिक्स है कि जिसका आप क्लास लिख रहे हैं वो रहेगा ही रहेगा ना। ठीक है, क्यों ये क्यों रहता है? क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास किसका निकलता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तो रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, और रिफ्लेक्सिव का ये कंडीशन है कि जो भी आपका समुच्चय में अवयव है उसका सबका जोड़ा रहना चाहिए, कुछ रहे या ना रहे जोड़ा रहना चाहिए। और जोड़ा जैसे रहेगा तो इसका मतलब वो खुद से रिलेटेड नहीं होगा, और जैसे रिलेटेड हो गया तो जैसे हम बोलेंगे 3 का इक्विवेलेंस निकालिए तो 3 से रिलेटेड, इसका मतलब 3 यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? दूसरा रिमार्क, दूसरा समझिएगा कि कोई भी दो इक्विवेलेंस, देखिए यहाँ देख लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास को देख लीजिए।
ये जो इक्विवेलेंस क्लास होता है ना, ये सेट है, सेट नहीं है ये, देखिए तो ये सेट में लिखा हुआ है ना, ये सेट है, समुच्चय है ये। आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरा रिमार्क में याद रखना है कि कोई भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन या तो खाली होगा, मतलब इंटरसेक्शन, दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन, सॉरी ऐसे, कोई भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा या होगा तो सारा कुछ कॉमन होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे अगर हम बोलें कि ये दोनों में कॉमन, देखिए तो क्या क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अगर हम बोलें कि E1 इंटरसेक्शन E2 कीजिए, इसमें क्या इंटरसेक्शन होगा? इंटरसेक्शन समझ रहे हैं? हाँ, मतलब आएगा जो कॉमन वाला आता है, इंटरसेक्शन नहीं समझते हैं? जैसे ए में हम मान लेते हैं 1 2 3, बी में मान लेते हैं 1 2 3 4, और इसका बोलेंगे कि इंटरसेक्शन कीजिए। इंटरसेक्शन को ऐसे लिखते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में है उसी को लेते हैं, है ना, जो दोनों में है। देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें, तो 1 आएगा, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 आएगा, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 आएगा। नहीं, अगर मान लेते हैं एक समुच्चय आपका A बराबर 1 2 3 है, B बराबर मान लेते हैं 4 5 6 है, ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी आएगा इसके इंटरसेक्शन में, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये खाली है ना, इसका इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब इसका इंटरसेक्शन खाली है। और जब दो सेट का इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाता है, जब दो सेट का इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कुछ भी नहीं आता है इंटरसेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई मिलने लगे, मतलब कुछ भी नहीं मिला ना, दो सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई मिलने लगे, तो ये दोनों सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा रिमार्क हम ये यहाँ बताना चाहते हैं कि किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास, मतलब आप कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास लीजिए, तो यहाँ पे दो ही बात हो सकता है। अगर हम E और E2 का बात करें, EB का, या तो ये खाली होगा, यहां देखिए ऐसे एनी टू इक्विवेलेंस classes either disjoint और आइडेंटिकल। देखिए हम क्या लिखे हैं कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास लिखिए, है ना, वो दोनों इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होगा या आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हैं? डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि कॉमन होगा तो सारा कुछ कॉमन हो जाएगा। अर्थात अगर हम लिखना चाहते हैं तो देखिए EA एक इक्विवेलेंस क्लास ले लिए और EB इक्विवेलेंस क्लास ले लिए, ये दोनों में या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा या कॉमन होगा तो सारा कुछ कॉमन हो जाएगा। जैसे समझिएगा, अगर हम ये दोनों में इंटरसेक्शन का बात करें, E1 का इंटरसेक्शन E2 का बात करें, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास 2, ये दोनों का इंटरसेक्शन का बात करें तो क्या होना चाहिए? क्या होगा? ये दोनों के इंटरसेक्शन में सारा कुछ हो जा रहा है, 1 2 आया, मतलब सारा हो गया। और अगर हम E1 इंटरसेक्शन E3 का बात करें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो सारा कुछ कॉमन हो जाएगा या कुछ भी नहीं होगा कॉमन, है ना। दो इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन का अगर बात करें आपसे कोई, तो दो इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन या तो इंटरसेक्शन में या तो सारा कुछ कॉमन हो जाएगा या कुछ भी नहीं आएगा। आएगा तो सारा आ जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कीजिए इसको फटाक से, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हो गया, मिटा रहे हैं।
तो इक्विवेलेंस क्लास से भी संबंधित ऑब्जेक्टिव आएगा तो बना सकते हैं, हो जाएगा ना। अरे कुछ नहीं बढ़ दे रही है, कुछ लेगा तो आएगा मुँह पर चम कर जाएंगे तो इसमें देखा है सबका तो उसका नहीं मैं आप सकता होगा मैं चलिए अब जो है इसमें कुछ थ्योरम है, कुछ प्रमेय है, उसको देखते हैं। ठीक है, ये सब भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। थ्योरम नंबर 1 देखिए, यदि इफ आर बी एंड इक्विवेलेंस relation on A, then so that R inverse is also an equivalence relation on A। देखिए ये प्रमेय क्या बोलता है कि यदि R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट A पर, तो आपको ये सिद्ध करना है कि R इनवर्स जो होगा, सो दैट सिद्ध करना है कि R इनवर्स जो होगा वो भी क्या होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो किस पर, तो उसी सेट पर। समझे, जैसे अगर हम एग्जांपल से थोड़ा सा बताएं, देखिए एग्जांपल से इसको पहले हम समझाते हैं। ठीक है, एग्जांपल से जैसे हम मान लेते हैं ए में 1 2 3 4 है। ठीक है, और एक रिलेशन हम ले रहे हैं इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 4 और ये 4। ठीक है, एक हम ये देखिए यहाँ पे एक समुच्चय लिए जिसमें 1 2 3 4 लिए, और एक इसी समुच्चय पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन R लिए। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, अगर हम इसका इन्वर्स का बात करें तो इन्वर्स में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा पता है, इसका जस्ट उल्टा। तो जब इसका इन्वर्स का बात करें, जैसे समझिएगा ए बी अगर आपका R में है, इसका इन्वर्स जब करते हैं तो क्या होता है, बी ए हो जाता है। नहीं, ये भी R इन्वर्स मिल जाए, मतलब ये ए बी का इन्वर्स क्या होता है, तो बी ए हो जाता है, पता है ना। यहाँ समझिएगा R इन्वर्स कर रहे हैं, तो R इन्वर्स मतलब ये इसमें R में जितना अवयव है सब पलट जाएगा, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस 1 को पहले लिखे, इस 1 को पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में, तो इसको 1 1 है तो इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 2 3 3 3 3 4 4, इसमें देखिए पलट के लिखना है, तो 2 1 1 2 4 3 और ये 3 4। तो देखिए ये प्रमेय क्या बोलता है, ये प्रमेय क्या है आपका समझिएगा। ये बोल रहा है कि R अगर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट A में, तो इस R का जो इन्वर्स होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उसी सेट पर। यहाँ समझिएगा, ये आपका सेट था और ये आपका रिलेशन था, तो ये रिलेशन जो है इस सेट पर इक्विवेलेंस है ना। तो देखिए, तो हम इसका इन्वर्स लिए, इस रिलेशन का इन्वर्स लिए, तो क्या ये भी दिख रहा है आपको कि ये भी इक्विवेलेंस होगा इसी सेट पर? हाँ होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, सबका जोड़ा रहना चाहिए जो कि मौजूद है ना। सिमेट्रिक का क्या था कंडीशन, तो ए बी है तो बी ए होना चाहिए जो कि है ना। और ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन था कि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी रहना चाहिए, जो कि वो भी नियम का पालन कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंस हुआ ना इसी सेट पर। यही आपका प्रमेय बोल रहा है, समझ गए। देखिए इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, ये तो एग्जांपल से समझे, इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, हाँ ये सब नहीं लिखिएगा, चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले इस जो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें क्या दिया है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं,
क्या दिया गया है देखिए तो, ये इसमें जो आपको दिया गया है इसमें एक ही चीज दिया गया है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर, ये दिया है। तो हम देखिए लिख रहे हैं इवन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए पर जो है ये R इक्विवेलेंस रिलेशन है, यही दिया है। अब देखिए हम इससे क्या क्या निकालते हैं। अगर आपका ये दिया है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है A पर, तो इसका मतलब R तीन चीज रहा होगा ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। R मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, नहीं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तो रहा होगा नहीं। अब चलिए आपको क्या दिखाना है, तो टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि R इनवर्स इज एन, या R इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन, ये आपको दिखाना है, ठीक है। जो दिया था उसको लिखे और उसके आधार पर जो हो रहा था वो लिख दिए। नहीं, R अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर, इसका मतलब R जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। नहीं, अब आपको क्या दिखाना है, तो R इनवर्स क्या होगा, तो ये भी हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किस पर, तो इसी सेट पर। नहीं, ये आपको दिखाना है। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है, ठीक ना। चलिए मिटा रहे हैं ऊपर थ्योरम। अब यहाँ समझिएगा हमको किसको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन, R इनवर्स को। इसका मतलब R इनवर्स को तीन चीज दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। नहीं, देखिए पहले यहाँ लिख देते हैं 4R इनवर्स। R इनवर्स के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। पहला रिफ्लेक्सिव, पहला हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं किसको, R इनवर्स। समझिएगा, सिंस क्योंकि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A, चूंकि ये दिया गया है कि R इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ लिखिए। चूंकि R जो है वो इक्विवेलेंस, सॉरी ऐसे नहीं लिखिए, इसे लिखिए, R लिख लीजिए इसको, अरे मिटा दीजिए इसको, ऐसे नहीं लिखिए। R इज रिफ्लेक्सिव, या R रिफ्लेक्सिव ना है, R रिफ्लेक्सिव है। सो फॉर ऑल A belongs to A, we have A belongs to R। यहाँ समझिएगा, R यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन दिया था। R इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही ना, सिमेट्रिक होगा ना, ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम देखिए इक्विवेलेंस ना लिख के हम लिखे हैं कि R जो है ये रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव है। इसलिए तो जब R रिफ्लेक्सिव है तो ये नियम का तो पालन करता ही होगा, नहीं करता होगा कि फॉर ऑल A अगर A में होगा तो उसका जोड़ा भी R में होगा, जब रिफ्लेक्सिव है तो ऐसा रहा ही होगा ना। अब यहाँ समझिएगा, AB अगर R में है, हम अगर दोनों तरफ इन्वर्स चढ़ाएं, इधर देखिए AB नहीं AA है, इधर जब इन्वर्स चढ़ाएंगे तो इधर भी इन्वर्स चढ़ाना पड़ेगा, ये रिमार्क हम लिखा दिए थे। अब यहाँ समझिएगा, जब इसमें इन्वर्स चढ़ता है तो इसका पलट जाता है भैया, यहाँ तो सेम चीज है, पलटेंगे तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ देखिए तो हम क्या किए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A किए, मतलब A में है, और हम क्या दिखा दिए कि A R इनवर्स में भी है। इसका मतलब ये R इनवर्स क्या हो गया, R इनवर्स रिफ्लेक्सिव हुआ। यहाँ लिखेंगे 10 R इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव।
ये समझ में आया? आर इनवर्स इज, ये समझ में आया? आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, यस समझ में आया ना? चलिए एक चीज तो दिखा दी, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। चलिए दूसरा, ऊपर से मिटा रहे हैं। हाँ रुक मैं तो बंद कर दिया। चलिए देखिए यहाँ साइमेट्रिक अब चेक करते हैं। मिटा दीजिए ना ये सब बीच में। साइमेट्रिक दिखा रहे हैं, वो भी किसको? तो आर इनवर्स को, नहीं हार दिया है, हार लेके जाएंगे। यहाँ देखिए, सिंस आर इज साइमेट्रिक, आर साइमेट्रिक दिया है ना, ये दिया है ना, इट इज गिवन, मतलब आर इज साइमेट्रिक। सो फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी आर में है तो ये भी रहा होगा, इम्प्लाइज बी ए भी आर में रहा होगा, रहा होगा कि नहीं? स्पेलिंग हाँ? स्पेलिंग यस बहुत सॉरी, ये साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। सो देखिए हो गया सर। ठीक है, यहाँ समझिएगा ऐसा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऐसा मतलब आर जो है ये साइमेट्रिक है तो इस नियम का पालन किया ही होगा ना, ए बी होगा तो बी ए होगा ही। अब देखिए हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको लेके बढ़ रहे हैं, देखिए ला रहे हैं। हमको क्या दिखाना होगा कि ए बी, सॉरी यहाँ लेकिन गलती कर दी है, यहाँ गलती हो गया, मिस हो गया। एक काम कीजिए, इसको मिटा दीजिए, मिस हो गया, सॉरी ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं दिखाना है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, आर इनवर्स को ना दिखाना है, आर इनवर्स को ही लेके चलेंगे। देखिए यहाँ फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, और इफ ये मान के चलता है, हमको आर इनवर्स को दिखाना है, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से दिखाएंगे ना, मिस हो गया थोड़ा सा, इसको दूसरे ढंग से दिखाएंगे ना। चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ए बी आर में है और हम मान के चल रहे हैं कि ए बी ए में है, और ये मान के चल रहे हैं कि ए बी पहले से आर इनवर्स में है, तो हमको क्या दिखाना है आर में कि बी ए आर इनवर्स में होना चाहिए, ये ना दिखाना है। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों तरफ इनवर्स चढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें जब हम दोनों तरफ इनवर्स चढ़ाएंगे, इधर भी तो इनवर्स का होल इनवर्स हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ समझिएगा, जब आप इसमें इनवर्स चढ़ाए तो ये पलट जाएगा, बी मतलब ए के जगह बी चला जाएगा, बी के जगह ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए। और इधर समझिए, इधर जब किसी रिलेशन का दोबारा इन्वर्स कर देते तो वो आर के बराबर हो जाता है। अब यहाँ समझिएगा, क्या इस बी ए को आप ए बी लिख सकते हैं? बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो कहाँ से? यहाँ से। देखिए चूंकि आर जो है इज एन आर इज ए साइमेट्रिक, क्योंकि आर जो है ना ये दिया गया, आर साइमेट्रिक होता है, ये साइमेट्रिक होता है ना। तो जब साइमेट्रिक होता है तो समझिएगा यहाँ पे आर जब साइमेट्रिक है तो यहाँ समझिएगा, अगर बी ए आर में है तो उसका उल्टा भी तो आर में होगा, होगा ना। ठीक, अब देखिए फिर से एक बार इनवर्स चढ़ा रहे हैं, एक बार फिर से इनवर्स चढ़ा रहे हैं, ये होगा, होगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ, तो अब यहाँ देखिए इसमें इनवर्स चढ़ाए तो ये बी ए हुआ और ये क्या हो जाएगा, तो आर इनवर्स होगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या किए थे, दो एलिमेंट माने, दो एलिमेंट लिए सेट से, और यह मान के चले कि ए बी जो है वो आर इनवर्स में है नहीं, और चलते 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 आप दिखा दिए कि इसका उल्टा भी ये जो है वो भी आर इनवर्स में है। तो इसका मतलब ये जो आर इनवर्स है वो क्या हो गया, साइमेट्रिक नहीं हुआ। आप लिए थे ए बी आर इनवर्स में और हम दिखा दिए बी ए आर इनवर्स में, तो इसका मतलब आर इनवर्स क्या है, साइमेट्रिक है। thus आर इनवर्स इज साइमेट्रिक, आर इनवर्स
सिमेट्रिक हो गया ना, आर इनवर्स, आर इनवर्स इज सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो ट्रांजिटिव दिखाना है, ठीक है ना। चलिए ट्रांजिटिव दिखाते हैं। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए 3 एलिमेंट मान के चलते हैं, सेट से 3 एलिमेंट लेते हैं और ये 2 चीज मान के चलते हैं कि ए बी आर इनवर्स में है, बी सी और इसके बाद ए सी दिखाते हैं। चलिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है, चलिए फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 अवयव हम सेट से मान लिए, है ना। और यह मान के चलते हैं कि ए बी आर इनवर्स में है एंड बी सी आर इनवर्स में है, तब हमको क्या दिखाना है, तो ए सी आर इनवर्स में दिखाना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दिख रहा है कि वहां चमक रहा है, चमक रहा है, 1 मिनट लिख लीजिए, दिखता है, हल्का दिखा, ठीक है। अब इन्हें दिख रहा, हल्का दिखा तभी से। चलिए लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए अगर चमक रहा होगा तो यहाँ देखिए क्या लिखे, ए बी आर इनवर्स में एंड बी सी लिखे हैं, बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। चलिए आप लिखो, चलिए यहाँ देखिए, ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर इनवर्स में, तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ इनवर्स चढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए बी पर भी इनवर्स चढ़ाए, बिलोंग्स टू आर इनवर्स पर भी इनवर्स चढ़ा दिए, एंड बी सी आर में है, बी सी आर इनवर्स में है, तो इसमें भी हम इनवर्स चढ़ा रहे हैं दोनों तरफ। क्लियर है, क्लियर है। बंद कर दिया। चलिए यहाँ समझिएगा, बी सी जो था वो आर इनवर्स में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या किए, बी सी में दोनों तरफ इनवर्स चढ़ा दी, यहाँ भी चढ़ाए यहाँ भी चढ़ाए, ठीक ना। अब यहाँ समझिएगा, ए बी पर इनवर्स है तो इसका मतलब बी ए हो जाएगा, ये आर बी ए। और यहाँ समझिए, आर पर दोबारा जब इनवर्स रहता है तो मतलब आर पर 2 बार जब इनवर्स देते हैं होल इनवर्स, तो आर के बराबर हो जाता है, नहीं हाँ हो जाता है। इसके बाद एंड, यहाँ समझिए बी सी पर इनवर्स है तो मतलब ये सी बी हो जाएगा, नहीं होगा सी बी। और इसके बाद ये बिलोंग्स करेगा आर में, क्योंकि आर इनवर्स पर दोबारा इनवर्स दिए हैं, ये आर के बराबर। अब यहाँ समझिए, क्या हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देते, इसको बाद में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिख देते, इसको बाद में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, देखिए यहाँ पे सी बी को हम पहले लिख दिए, और ये क्यों लिखे अभी आपको पता चल जाएगा, और बी ए को बाद में लिखे। देखिए हम कुछ देर के लिए मान के चलते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए, तो ए बी है, बी सी है आर में, तो ए सी ढूंढना पड़ता है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी ए बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि आर जो है ना, क्योंकि आर इज साइमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव, क्योंकि आर ट्रांजिटिव है। जब ट्रांजिटिव है तो ए बी अगर है तो बी सी भी है, तो ए सी आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो मिल गया। अब इसमें इन्वर्स चढ़ाइए, तो इसमें जब इन्वर्स चढ़ाएंगे ये हो जाएगा ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। देखिए, तो हम ए बी लिए थे आर में, आर इनवर्स में, और बी सी लिए थे आर इनवर्स में, हमको मिला क्या, ए सी आर इनवर्स में। इसका मतलब ये जो आर इनवर्स है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। यहाँ से हम बोल सकते हैं 10 आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। तो क्लियरली देखिए, तो आर इनवर्स तीनों चीज हो गया ना,
क्लियरली हम बोल सकते हैं कि आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। चलिए ये आपका थ्योरम है। इससे अगर ऑब्जेक्टिव भी आता है तो ध्यान में रखिएगा, बना दीजिएगा। देखिए इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जाएगा कि आर अगर रिफ्लेक्सिव है, आर अगर रिफ्लेक्सिव है किसी सेट पर तो आर इनवर्स क्या होगा, वो भी रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा। आर अगर साइमेट्रिक है तो आर इनवर्स क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। हाँ इक्विवेलेंस हो गया तो तीनों चीज हो जाएगा ना। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट कीजिए फटाक से। हम भी जाते हैं ऊपर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लंबा लंबा वीडियो हो जाता है, 40 मिनट का हो चुका है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।